Students, our next topic is capacitance, which is a part of our chapter 2 of NCERT physics. अच्छा, जब हम इस टॉपिक कैपेसिटेंस को पढ़ते हैं तो बेसिकली जो कैपेसिटेंस का जो मतलब है ये हमें बताता है कि ऐसा कुछ हम डिवाइस डेवलप कर रहे हैं जो कि क्या कर सके, अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सके। अच्छा, जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सके इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम लोग इस यूनिट में पढ़ते हैं, यहाँ पे चार्ज के बारे में जो भी स्टडी करी जाती है वो बेसिकली ये बताती है कि आपने एक ऐसा डिवाइस डेवलप कर लिया है कि जो कि चार्ज को स्टोर कर रहा है, लेकिन वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो बात आती है कि कैपेसिटेंस हम कैसे समझें। कैपेसिटेंस हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने कोई कंडक्टर लिया, लेट कंसीडर दिस इज अ कंडक्टर। अब हमने जब इसको कंडक्टर को कोई चार्ज हमने इसको देना स्टार्ट कर दिया, तो हमने क्या कहा, इसको हम कोई चार्ज देना स्टार्ट कर दे। इस तरीके से हमने इसको चार्ज देना स्टार्ट कर दिया। अब जब इस कंडक्टर को चार्ज दिया, यानी हमने इसको Q प्रोवाइड कराया किसी एक कंडक्टर को, तो हमने क्या पाया थोड़ी देर बाद कि जो इसका पोटेंशियल था वो भी रेज कर गया। ठीक है, पोटेंशियल भी राइज कर गया। तो जब पोटेंशियल राइज करा, कब करा राइज, जब हमने उस बॉडी को क्या प्रोवाइड कराया, हमने उस बॉडी को चार्ज प्रोवाइड कराया। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस एक ऐसा डिवाइस है कि जिसके अंदर चार्ज स्टोर होने के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उसका जो पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो Q है, जितना दोगे चार्ज किसी कंडक्टर को तो उतना ही उसका पोटेंशियल क्या करेगा, रेज करेगा। तो हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा V। दिस इज द कांस्टेंट C एंड दिस C इज नथिंग बट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अच्छा, ठीक है, हमने कहा कि ये कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है। तो एक रिजल्ट हम ये भी देख रहे हैं कि जितना हम चार्ज दे रहे हैं उतना पोटेंशियल रेज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग Q बाय V का रेशियो निकालें हर बार, जो कि C के बराबर है ना, तो अगर मैं जैसे यहाँ V बनाता हूँ, यहाँ Q बनाता हूँ, तो मैं क्या पा रहा हूँ कि हर बार जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रही है। तो कांस्टेंट की वजह से जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, क्योंकि वो लीनियरली डिपेंडेंट है, दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। जितना Q रेस करा हुआ है उतना ही V जो है वो भी रेस कर रहा है। तो इस वजह से जो ग्राफ है उसके हर एक पॉइंट पर, जैसे मैं कहूँ ये पॉइंट, हर एक पॉइंट पर जो C की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये हुआ। तो जब इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो ये जो है C, जैसे हमने कहा एक कांस्टेंट है, उसके कांस्टेंट का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब जो ये C है इसकी जो ऐसा यूनिट है फिर वो क्या है, तो ऐसा यूनिट जो है इसकी वो है फैराड। ये जो फैराड यूनिट आई है ये साइंटिस्ट के नेम के ऑनर के लिए दी गई। यानी कौन सा साइंटिस्ट है जिसके नेम पे आई, वो थे हमारे माइकल फैराडे। उनके नेम पर ये यूनिट फैराड आई। अच्छा, तो इसमें और क्या हम पढ़ सकते हैं, इसमें हम और ये जान सकते हैं कि जो फैराड है, क्योंकि हम लोग जब न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट यूनिट जो है फैराड की हमें देखने को मिलती है। तो डिफरेंट जो यूनिट है वो कौन कौन सी है, एक तो देखिए, जैसे कि आपको अगर यूनिट दे दी जाए मिली फैराड, इसे लिख देते हैं मिली फैराड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या समझे, मिली मतलब मिली फैराड का मतलब हो गया हमारा 10⁻³ फैराड। ठीक है, दूसरी चीज अगर हमने क्या करा, अगर हमने कहा कि माइक्रो फैराड, ठीक है, दूसरा हमने लिया माइक्रो फैराड, लिख देते हैं माइक्रो फैराड। तब क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो फैराड जो है उसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻6 फैराड। और इसी तरह से चलता चले जाता है। फिर आता है हमारा नैनो फैराड। अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाए तो वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और फोर्थ है हमारा नैनो, और फोर्थ है हमारा
पिको फैराड, फोर्थ है हमारा पिको फैराड। ठीक है, आगे देखिए अब, आगे देखिए इस जो हमारे पास ये कैपेसिटेंस है इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर हम लिख देते हैं कैपेसिटेंस of a conductor is a device that can store large amount of a charge, or we can say electrical charge. नेक्स्ट, किन किन फैक्टर्स पे हमारा जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है? फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? नंबर वन जो है शेप और साइज पर, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द कंडक्टर, इसका नेचर कैसा है? नेचर ऑफ द मीडियम ऑफ द कंडक्टर कह लो या नेचर ऑफ द कंडक्टर कह लो। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है जिस पे कैपेसिटेंस जो है डिपेंड करता है। अच्छा, आगे की बात क्या है? कैपेसिटेंस का जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है, इलेक्ट्रिकल सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा, क्या क्या हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिंबल हो सकते हैं? ये इलेक्ट्रिकल सिंबल हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक फिक्स्ड के तरीके से और एक वेरिएबल। जब फिक्स्ड की बात करेंगे हम लोग, जब फिक्स्ड की बात करेंगे तो फिक्स्ड का सिंबल है ये और वेरिएबल का सिंबल है ये, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर को पढ़ना, क्योंकि यहां से ही हम लोग आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको समझ पाएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहता क्या है। ये कुछ इस तरह से कहता है कि जनरली हमारे पास कोई एक प्लेट थी, सपोज करिए एक प्लेट है, इस प्लेट को मैं नाम दे रहा हूं 1, या यूं मेटल प्लेट A थी। मैं लिखता चल रहा हूं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो। सबसे पहले हमने क्या पाया? लेट कंसीडर अ मेटल प्लेट A। हमने कोई मेटल प्लेट ले ली है A, है ना? फिर क्या करा? इसको हमने चार्ज प्रोवाइड कराया, वो भी कौन सा चार्ज दिया है? पॉजिटिव चार्ज दिया गया। ठीक है, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट को दिया। तो हमने जब इसको प्लेट A को पॉजिटिव चार्ज दिया, यानी कि प्लस Q चार्ज गिवन, शॉर्ट में लिखना, ठीक है ना? तो प्लस Q चार्ज इस बॉडी को दिया गया। उसके पास हम लोग एक अनचार्ज बॉडी को ले लिया है, अनचार्ज प्लेट को, ठीक है ना? जैसे ये मेटल प्लेट थी जो कि कंडक्टर है, ठीक है? खैर है तो ये भी कंडक्टर,
लेकिन ये अनचार्ज है, ठीक है ना, दिस इज अनचार्ज प्लेट, रुकिए एक मिनट, दिस इज अनचार्ज प्लेट। अब अनचार्ज प्लेट हम प्लेट 1 के मेटल प्लेट के पास लेके आए हैं, तो हमने क्या पाया, जो कि कंडक्टर की थी, है ना, तो हमने क्या पाया, इस अनचार्ज प्लेट की लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी इस वाली साइड पर, यहां पर नेगेटिव चार्ज अपियर हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज क्यों अपियर होंगे? नेगेटिव चार्ज इसलिए अपियर होंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन की थ्योरी की वजह से। जो प्लेट का पार्ट मेटल ए की प्लेट के जितना नियर अबाउट होगा, तो उसके अपोजिट चार्जेस, यानी मेटल ए के जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अपियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे सारे नेगेटिव चार्ज अपियर हो गए। अच्छा, यहां पर जब नेगेटिव चार्ज अपियर हुए, तो सेम अमाउंट में उसके फर्दर पार्ट पर, फर्दर मतलब इसके अपोजिट यानी इस वाले पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। फिर क्या हुआ, फिर हमने क्या करा, जब ये हमारी जो मेटल प्लेट थी ए वाली, यानी फर्स्ट वाली जो प्लेट थी, ठीक है ना, इस प्लेट के बाद जो बी प्लेट है, यानी कि ये जो बी प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज थी, और उसके सेम अमाउंट में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, जो कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है ना। इस पॉजिटिव चार्ज को हमने कर दिया अर्थिंग से कनेक्ट। तो अर्थिंग क्या करेगी, अर्थिंग से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो न्यूट्रलाइज से क्या होगा कि अब जो होगा, अब क्या होगा कि ये जो पार्ट है, ठीक है ना, जब इसने इसको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट किया, तो जिसकी वजह से जो प्लेट ए है उसका पोटेंशियल धीरे धीरे करके डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। तो वो डिक्रीज करने के साथ हमने क्या पाएंगे कि कैपेसिटेंस तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये इसकी मेन थ्योरी है। और फिर हम क्या पाएंगे कि जैसे ही जो इसके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, तो फिर हम क्या देखते हैं, ये हम लोग अगर जैसे ये अगर न्यूट्रलाइज हो गए, तो फिर हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पूरा का पूरा मूवमेंट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डेवलप हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में जो पॉजिटिव चार्ज थे वो सारे न्यूट्रलाइज हो गए अर्थिंग की वजह से। तो फाइनली हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज होता और इसके बाद पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज जो है उसका जो मूवमेंट हो गया नेगेटिव चार्ज था, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर है, ये बेसिकली एक अरेंजमेंट है किसका, टू कंडक्टर्स का। तो हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर is an arrangement of two conductors। ये ध्यान रखना, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या है, एक अरेंजमेंट है, ठीक है, किसका, दो कंडक्टर का। Our next heading is capacity of an isolated sphere, या capacity of an isolated spherical shell, ऐसे कैसे, spherical shell, ये हेडिंग से इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करा, हमने स्फीयर लेट किया, ठीक है। अब स्फीयर लेट करके ये यहां पर सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया। पॉजिटिव चार्ज क्यू रखने के बाद क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस थी इसे हमने आर मान लिया, और ये चार्ज जो है तो अंदर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी, लेकिन पोटेंशियल तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू
1/4πε0 Q/R. दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है Q किसके बराबर होता है, CV के। इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा क्या मिल जाएगा, V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q की जगह पुट कर दीजिए ये इधर, तो क्या आ जाएगा CV अपॉन R। V से V गया तो C की वैल्यू आ जाएगी 4πε0 R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, आप कैपेसिटी ऑफ एन अर्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ एन अर्थ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैंने लिखा कैपेसिटी ऑफ अर्थ। कैपेसिटी ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है C इक्वल्स टू 4πε0 R। लेट कंसीडर दिस R is capital R which is nothing but radius of अर्थ। इसकी तरह ट्रीट करके चल रहे, तो हम लोग कह सकते हैं C इक्वल्स टू 4πε0 R। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R is 6400, थोड़ा सा आप लिख देते हैं 6400 किलोमीटर, और 6.4 into 10 to the power 6 meter. After putting all the value, or we know the value of 4πε0 which is 1/9 into 10 to the power 9. After putting both these values in this equation, finally we get the value of C is, which is equals to 711 microfarad. मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, इसे याद कर लीजिएगा।